हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हमने पढ़ाया था रिलेशन के बारे में, फिर बाद में हमने पढ़ाया था फंक्शन के बारे में। तो कोई बताएगा आप में से रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? बोलो बोलो। ईशान श्रीवास्तव, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? किसी यानी दो सेट के बीच के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, आप ये कहना चाह रहे हो? अगर मैथमेटिकल भाषा में मैं अगर पूछूं तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है क्या? और ये ए क्रॉस बी, इसको क्या आप बोलते हैं? यस, है ना? और ये कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 अगर इसमें है और बी में सपोज करो केवल 2 3 है या 2 4 है मान लो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ये लिखा जाएगा 1 2 1 4, फिर 2 2 2 4 और फिर 3 2 3 4। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? पहली एक्सरसाइज आप सभी की कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड है, सेकंड चैप्टर की, और जिसमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना आपको आना चाहिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बताया था। तो बताइए, अगर ए इंटू बी में नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे? जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर बच्चों 3 है। यस, 3 into 2, तो ये क्या हो जाएगा? 6 एलिमेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये, जैसे x कॉमा वाई मान लो 2 3 के इक्वल है। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ये क्या इंप्लाई करेंगे? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ये भी बताया था। पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड थी। दूसरी एक्सरसाइज पे रिलेशन के बारे में था। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स आप चाहो तो चुन लो और उन एलिमेंट्स के बीच में पर्टिकुलर रिलेशन आप लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में। जैसे यहाँ पर अगर ये आप देखिए, मैं अगर इसको ले लूं 2 4 और या फिर मान लो ये ले लूं, मैं 1 2 ले लूं, 3 4 ले लूं, 3 2 ले लूं, इस 2 4 को भी छोड़ दो। तो और मैं इसको बोल दूं ये सेट आर है। क्या है इसमें एलिमेंट्स? 1 2 3 2 3 4। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या ये रिलेशन कहलाएगा कि नहीं? क्यों बच्चों, ये रिलेशन कहलाएगा कि नहीं? अब आप जरा इसको देखकर रिलेशन क्या बना सकते हैं? हालांकि क्वेश्चन में आपको पता है रिलेशन बना बनाया रहता है, आपको उसको बस टेबुलर फॉर्म में जनरेट करना रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ए क्रॉस बी है, ये जो सेट लिखा हुआ ये इसका सबसेट है। अगर मैं कहूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखो तो क्या लिखोगे? बताओ, कोई बताएगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? x कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। या इसको ऐसे लिखो या x डिफरेंस y ऐसे करके भी लिख सकते हो। बात मतलब ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि r हमने वो लिया है, क्या लिया है? इनमें से वो ऑर्डर्ड पेयर को लिया है जिनका अगर हम डिफरेंस ले, माइनस करें और मॉडुलस ले तो वो है। इसको चाहे भी छोड़। सही है कि नहीं? आप देखिए जितने भी रिलेशन में यहाँ टर्म लिखे गए हैं,
1 2 3 2 3 4 सभी में अगर आप x, ये पहला वाला पार्ट x और दूसरा वाला पार्ट y होता है, अगर आप सभी में सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से तो और उसका मॉडुलस लोगे तो हमेशा 1 आएगा कि नहीं। तो एक ये रिलेशन हो गया, ये हमने एक रिलेशन बना दिया। अब जैसे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आप लोग देख पा रहे हो 6 एलिमेंट है। आपको शायद हमने बताया हुआ है नंबर ऑफ रिलेशन, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो, कोई बताएगा नंबर ऑफ रिलेशन। फिर से बोलो। यस, 2 टू द पावर 6। यहाँ पर इसका नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो, यानी इस मतलब ये जो एक क्रॉस भी आप देख रहे हो इसमें से कितने इस तरह के, जैसे एक रिलेशन ये मैंने बनाया अभी, तो कितने रिलेशन टोटल बनाए जा सकते हैं 2 टू द पावर 6। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है कि नहीं। या फिर इसको आप ऐसे भी बोलते हो 2 टू द पावर p इंटू क्यू, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या 2 की पावर p इंटू क्यू, जहां पे p क्या है, सेट ए का कार्डिनल नंबर है। अब मान लो सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट हैं p, सेट ए का कार्डिनल नंबर है p। इसी तरह से मान लो सेट b है और सेट b का कार्डिनल नंबर है बच्चों q, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 2 टू द पावर p इंटू क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ वो पूछा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर पूछा जाएगा। अगर एक सेट में p एलिमेंट है, एक सेट में q एलिमेंट है, तो आप बताइए a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, बोलिए। हम कह रहे हैं सेट a है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है p, सेट b है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है q, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे। यस, है ना, ये तो अभी आपने पढ़ा ना कार्ड। आइए ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट ए का कार्डिनल नंबर इंटू सेट बी का कार्डिनल नंबर। सेट ए का कार्डिनल नंबर पी हमने लिया है, सेट बी का क्यू, तो हो जाएगा पी क्यू। पढ़े हो ये चीज, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन में कुछ इतना ही था। उसके बाद आते हैं बच्चों फंक्शन पे आते हैं। ये तो चलिए रिलेशन की चीजें हो गई, फंक्शन पे आते, और फंक्शन ही हम लोग पढ़ रहे थे, उसी पे फिर ग्राफिकल व्यू आया था। अब रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन कोई बताओ, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को डेफिनेशन बताओ या समझाओ, कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन फंक्शन के बारे में हमको बताओ। हम्म हम्म यूनिक वन एंड ओनली वन image in B for every element in A, है ना। बिल्कुल आपने एकदम सही बोला कि किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, किसी भी रिलेशन को, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑलवेज बी अ रिलेशन बट ऑल रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन ऑलवेज। ठीक है, कि सभी रिलेशन हमेशा फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है वो बेटा हमेशा रिलेशन रहेगा। ठीक है, ओके। तो लेट एफ बी एनी रिलेशन, अभी हमने फंक्शन इसको नहीं कहा है, ये एफ क्या है, एक रिलेशन है, आप चाहो तो आर दे सकते हो, हमने एफ कहा क्योंकि फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। लेट एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जैसे हमने बताया था आपको प्रीवियस में, इसको पढ़ते कैसे है, लेट एफ बी अ मैप या एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इस कॉलन का साइन लगा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, लेट एफ एफ बी अ मैप फ्रॉम ए टू बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एफ बी अ मैप फ्रॉम ए टू बी, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी। तो इन्होंने जैसे वरुणिका ने बोला लेट एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
तो इस एफ को, इस रिलेशन एफ को, अभी ये रिलेशन है, इस एफ को हम फंक्शन कब कहेंगे, इस रिलेशन एफ को हम फंक्शन कब कहेंगे, जब फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए सेट बी में कैसी इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक लिखिए या वन एंड ओनली वन लिखिए, दोनों में से एक ही लिखिए, क्योंकि दोनों का मतलब वही होता है। यूनिक बोलिए या वन एंड ओनली वन बोलिए, बात एक ही है। मतलब ये, अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 5 6, और ऐसे हो जाए ये, और ये, बताइए, ये जो आपको मैपिंग दिख रही है, मान लो एफ जो है मैपिंग है ए से बी पर, तो क्या इसको हम फंक्शन कहेंगे कि नहीं, नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, यस यस, टू जो है वन, अगर आप यहां से देखो तो लिखोगे क्या, एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू वन, एंड इन सिमिलर मैनर एफ ऑफ टू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया कि टू की इमेज वन भी है और टू की इमेज 5 भी है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक, यूनिक इमेज होनी चाहिए। सो ये जो एफ है हमारा, ये फंक्शन कहलाएगा कब, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज बने, एक से ज्यादा इमेज ना बने। ये हमारे लिए ये अभी फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने इस वाले टू से जो 5 पे जा रहा था, मैंने इसको हटा दिया, क्या अभी ये फंक्शन है ना, 1 4 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, 4 6 पे 5 पे जा रहा है, सिर्फ हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, 4 की एक ही इमेज है, 3 की एक ही इमेज है। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इस समय, ये जो रिलेशन देख रहे हो, अब ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है सभी को, ओके। इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स के क्या हैं, इमेज कहलाते हैं ना, इमेज, है ना। जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स की क्या है, इमेजेस हैं, है ना। जैसे 4 क्या है, 4 1 की इमेज है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द प्री इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। क्लियर है कि नहीं, ये क्या है, प्री इमेज है सेट बी के एलिमेंट्स की। क्लियर है ना हाँ, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। 4 5 का प्री इमेज है, 5 पे हमने रखा हुआ है ना, 4 जो है वो 5 का प्री इमेज है, और 2 जो है वो 1 का प्री इमेज है। ठीक है, क्लियर है, क्यों, अगर इससे बोलूं, अगर ये वाला 4 की बात करोगी तो ये 4 1 की इमेज है, ये जो सेट बी में लिखा हुआ है, और जो सेट ए में 4 लिखा हुआ है, ये सेट ए में जो लिखा हुआ है ये 5 का प्री इमेज है। क्लियर है, ओके। तो ये तो हो गया, चलिए फंक्शन। इसमें फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है, फिर अब हम आते हैं ग्राफ पे, वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन से रिलेटेड। तो बताइए जरा डोमेन क्या होता है। जैसे जैसे अभी ये मैप फ्रॉम ए टू बी है, तो जो भी ए सेट है, ये पूरा का पूरा सेट क्या कहलाएगा, डोमेन, है ना। एक और डेफिनेशन होती है, कोई बताएगा कुछ फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड, बताओ। इसकी डोमेन की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कोई बताएगा, पढ़े हो बेटा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर। क्या, जैसे कोई रिलेशन आर बना हुआ है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है 1 2 1 3
4 2 6 4 5 5 7। मैं पूछूं इसमें डोमेन क्या है तो आप क्या बताओगे? 1, यस। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 1 2 4 5। ओके। अगर मैं को डोमेन पूछूं तो क्या है? 2 3 4 5 6 7। मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ बच्चों, इसको कहेंगे रेंज। ये है जो आप बोल रहे हो 2 3 4 5 6 7। ये बच्चों को डोमेन नहीं, इसको आप कहोगे रेंज कहोगे। को डोमेन किसको कहोगे? को डोमेन आप इस सेट को कहोगे क्या? यस। होल सेट बी को डोमेन कहोगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब इसमें आ जाएं, क्योंकि आपको पता है जो आर होता है, जो रिलेशन होता है, वो खुद ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि आप आर में जितने भी ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं उसमें सारा बी का एलिमेंट कवर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो होल सेट, देखिए ये आप अलग से याद रख लीजिए, होल सेट बी को क्या बोलेंगे? हमेशा कोडोमेन बोलेंगे। और डोमेन और रेंज की बात अगर करेंगे तो रिलेशन आर के पहले एलिमेंट्स को, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स के सेट को बोलेंगे डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स के सेट्स को बोलेंगे रेंज। ठीक है। हाँ। अब ये कैसे पता कि जो मैंने यहाँ पर ये आर लिखा हुआ है, अच्छा ए और बी के बारे में क्या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी? सेट ए क्या है, सेट बी क्या है ना? ये तो आर लिखा हुआ है ना, ये आर जो है। अब जैसे आप देख रहे हो सेट ए में अगर आपके हिसाब से अगर केवल ये एलिमेंट हो जाए, देखो सेट ए में अगर ये एलिमेंट हो 1 2 4 5, और सेट बी में अगर ये एलिमेंट हो क्या 2 3 4 5 6 7, अगर ये सेट ए हो और ये सेट बी, अगर ऐसा मैंने कहा हो, तब आप बिल्कुल बोल सकते हो कि ये बी जो है वो रेंज भी कहलाएगा और कोडोमेन भी कहलाएगा। यानी 2 3 4 5 6 7 इस सिचुएशन में अगर मैंने बता दिया कि ए ये है, बी ये है, यानी बी के रिप्रेजेंटेशन मैंने दे दिया, और बी में केवल यही एलिमेंट है जो इसमें लिखे हुए हैं 2 3 4 5 6 7, तब ये जो बी के एलिमेंट्स हैं, यानी जो सेट बी है, वही रेंज है और वही कोडोमेन है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज सपोज करो, हो सकता है कुछ ऐसा एलिमेंट हो यहाँ पे, मान लो एक आध एलिमेंट और आज ज्यादा लिखा हो, 8 लिखा हो, वो वाले जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जैसे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी आ जाते हैं, वो वाला हमने रिलेशन में लिया ही ना हो, क्योंकि ये तो आर है ना, और आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। जरूरी थोड़ी है कि आर में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आ ही जाए। क्लियर है? डो, डोमेन को डोमेन रेंज क्लियर है? ओके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, नहीं ग्राफ पे आते हैं, सॉरी। हाँ, ग्राफ कुछ आप लोगों ने किया हुआ है किसी फंक्शन का? ग्राफ, डोमेन, रेंज, ग्राफ की कोई ग्राफ आपने बनाया है? बोलो। तो ट्राई किए थे? अच्छा अच्छा। एक्सरसाइज तो चलो ठीक है, एक्सरसाइज तो मैं मान लो बता दूंगा, लेकिन ग्राफ की जहां तक बात है तो क्या ग्राफ नहीं बनाए हैं? तो क्या करें, पहले पहले ग्राफ समझाएं या पहले एक्सरसाइज करें, जैसा आप कहो। बिल्कुल, पहले ग्राफ बता देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ग्राफ है आई किसका, कौन सा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन है ना सर? हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन। चलो एक चीज ध्यान रखना, इसको अब आप लोग इन फ्यूचर के लिए माइंड में रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है ये सारे ग्राफ आगे चलकर। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट एफ बी अ मैप फ्रॉम आर टू आर। देखो यहाँ पे जितने भी आपको मैपिंग मिलेगी जनरली वो आर टू आर के मिलेगी, एक्सेप्ट रैशनल फंक्शन।
और ये इसे बोलते हैं जहाँ पे डोमेन और को डोमेन आर टू आर पे होता है उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ये किस टाइप का फंक्शन कहलाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। हालांकि ब्रीफली नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेट एफ बी अ मैप फ्रॉम आर टू आर एंड इट इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन की ये परिभाषा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये अब आपके सामने तो दो आर हैं, कौन वाले आर की बात हो रही है? ये जो आर की बात हो रही है वो डोमेन वाले आर की बात हो रही है। मतलब डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप उनने उस पे ऑपरेशन ऑपरेट कराया एफ और आपको वापस से वही मिले, मतलब अगर मैं ये कहूँ एफ ऑफ वन आपको वन मिले, एफ ऑफ टू आपको टू मिले, मतलब जो एलिमेंट आप ले रहे हो ऑपरेशन लगाने पर वही एलिमेंट मिले, तो टाइप के फंक्शन को, इस टाइप की मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। फिर से सुनिए, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन उसे कहते हैं जहां पर आप डोमेन सेट के जिस एलिमेंट को लेते हो को डोमेन सेट में वही एलिमेंट आपको वापस उसकी इमेज के फॉर्म में मिलता है। तो यानी आपने एक्स लिया तो वही एक्स आपको मान लो वहां पे मिलेगा को डोमेन में। ऐसी जब सिचुएशन रहती है तब हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। नाम से स्पष्ट है, आइडेंटिटी। जैसे थ्री लोगे तो थ्री मिलेगा, एफ ऑफ फोर लोगे तो फोर मिलेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन रहती है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यानी इन फ्यूचर कभी भी कोई आपसे पूछेगा बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। जैसे मैं पूछूं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो आप अभी तुरंत बोल दोगे सर मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। क्लियर है? आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया? ओके। देखो एग्जाम में तो 11th क्लास में अगर जैसे अगर हम पेपर ले रहे हैं तो रिटन में पेपर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ पूछा जाएगा, पूछते भी हैं। ग्राफ पूछते हैं और ग्राफ से ही डोमेन और रेंज भी पूछते हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बिना ग्राफ के आप मैथमेटिक्स में स्टडी नहीं कर सकते, फंक्शंस के बारे में खास तौर पे। तो नहीं भी दिया हुआ है अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, क्योंकि ग्राफ वो मेथड है जिससे आप फंक्शन को देख पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो। अगर आप ग्राफ नहीं समझ पाओगे या नहीं करोगे तो आपको चीजें बस इमेजिनेशन तक ही रहेंगी, आप उसमें डीपली कभी नहीं जा सकते। ये 100% मैं आपको गारंटी दूँ। अगर आपको ग्राफ नहीं आता है उस फंक्शन का, जैसे मैंने बोल दिया ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब आपको पता नहीं होता कि बस आप सुन लिए कि हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। विदाउट ग्राफ मैथमेटिक्स में कुछ काम नहीं चलने वाला है फंक्शंस में। तो बिल्कुल ये ऐसे मत पूछो कि हाँ सर आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर 11th में रिटन एग्जाम होगा तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन इससे परे मैं यही बता दूं कि ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन को समझने के लिए। आगे 12th में भी आपको ग्राफ्स मिलेंगे। फंक्शन वहां पे भी पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, 12th का पहला चैप्टर। फिर आगे चल के लिमिट कॉन्टिन्यूटी, आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव यहाँ पे मिलेगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वहां पे मिलेगा। इन सभी में ग्राफ का ही काम बेटा, बिना ग्राफ के नहीं हो पाएगा कुछ। तो इसलिए ग्राफ को आपको जानना पड़ेगा। विदाउट ग्राफ, हाँ अगर आप ग्राफ जैसे अगर यहाँ पे पूछो कि सर ग्राफ ना पढ़े तो यस, इसीलिए मैंने पूछा भी, अगर आप ग्राफ नहीं भी पढ़ते हो तो आपकी अगली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। बट मुझे ये नहीं लगता कि केवल एक्सरसाइज सॉल्व करना आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। ध्यान रखिएगा जो हमारा एफ एक्स होता है इसी को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, वाई। वाई बराबर एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स होता है वो हमारे लिए वाई का काम करता है हमेशा। तो जैसे ग्राफ अगर बनाना है तो आप याद करिए 10th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है ग्राफिकल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज करो y इक्वल्स टू एक्स, तो एक सोल्यूशन टेबल बनाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं, फिर अपने से कुछ वैल्यूज सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हमने x की वैल्यू ले ली 1 2 3, तो y की वैल्यू भी, क्योंकि y बराबर x है यहाँ पे, तो y भी 1 2 3 आएगा कि नहीं बच्चों, है ना? अब इसी, हाँ हाँ, तो 9th में भी हाँ बिल्कुल है ग्राफ का व्यू। और इसी तरह से अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस में भी लेते हो तो यही चीज माइनस में भी चलेगा। मान लो कोई कहा सर हम मान लो -1 लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको y की वैल्यू -1 मिलेगी। आप -2 लेना चाहते हो तो y की वैल्यू -2 मिलेगी। अब इतने सारे पॉइंट्स आपके पास पर्याप्त हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए।
हम इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए इसका ग्राफ देखिए बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये -1 -2 -3 देखिए x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1, तो 1,1 यहाँ पर आएगा। फिर 2,2, ये कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे यहाँ से, 1,1 2,2, यही सब तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना। 3,3 -1 -1 -2 -2, बस इन सभी को क्या करिए, पहले पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए। 2,2 हो गया, 3,3 बनाना है तो ये हो गया 3,3। फिर क्या है, -1 -1, तो ये हो गया। फिर क्या है, -2 -2, तो ये हो गया। तो कुल मिला के आप क्या करोगे, एक ऐसी लाइन खींच दोगे। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसी लाइन, ये कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू x, यही आपकी आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वेशन है। तो तुरंत आपके माइंड में ग्राफ प्लॉट आ गया क्या। देखिए ग्राफ से ये फायदा हुआ कि जो भी आप पॉइंट ले रहे हो x की, वही वैल्यू इधर से आपको क्या मिल रही है, y की। यहाँ पे 2 ले रहे हो तो y भी, इसलिए इसका ग्राफ ओरिजिन से होता हुआ, यानी अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये y इक्वल्स टू एक्स यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है। एक और चीज, अब आपने पढ़ लिया है एफ बी एम एफ फ्रॉम आर टू आर, और डिफाइंड है एफ एक्स बराबर एक्स। मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये भले ही बुक में दिया हो या ना दिया हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ये 3 चीज जरूर लिखनी पड़ेगी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये मैं अपने से बता रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ये, मतलब हर एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जितने भी 7 ग्राफ में जैसे एनसीईआरटी में, तो सातों ग्राफ में आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए जरा बताइए, डोमेन क्या लिखूं मैं, और कोडोमेन क्या लिखूं, रेंज क्या लिखूं। सही है, वेरी गुड। ये हो जाएगा इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्लियर है ना सभी को। ओके, तो चलो आज आसान सा फंक्शन है अभी, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से स्पष्ट है कि वैल्यू भैया चाहे कुछ भी लो, आएंगे हम वही, मतलब कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू पर कुछ जो डिपेंड ना करे, एक्स की वैल्यू पे जो डिपेंड ना करे। जैसे मान लो कौन सा फंक्शन है वैसे, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या, लेट एफ बी अ मैप फ्रॉम आर टू आर एंड डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी। ये जो एक्स होता है क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर को डोमेन। ये जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ इधर, फॉर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो उल्टा ये आप देख रहे हो सिंबल को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी एक्स के लिए जो कि आर में बिलोंग करता है। अब आर आपके पास दो है, एक ये भी आर है, एक ये भी आर है, कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने साइड में ब्रैकेट में लिख भी दिया। कौन से आर की बात हो रही है, डोमेन वाले सेट की बात हो रही है। जनरली एफ पे जो भी वेरिएबल लगाया जाता है, तो ये जो एफ के साथ जो वेरिएबल रहता है बच्चों, वो कहाँ का मेंबर रहता है, डोमेन का मेंबर रहता है। तो आइडेंटिटी सॉरी कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, हम आएंगे सी, हमेशा वही, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक्स की वैल्यू पर कुछ भी ले लो, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इस y एफ एक्स को बोल दूं y इक्वल्स टू सी, और मान लो सपोज करो आप c को थोड़ी देर के लिए ले लिए 5, मान लो थोड़ी देर के लिए c हमारा क्या है 5 है। तो आप जरा ये बताइए, अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि सोल्यूशन टेबल बनाओ, सोल्यूशन टेबल बनाओ, आप ये बताइए, ये y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 5। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लिखूं, 1 लिखूं, 10,000 लिखूं, कुछ भी लिखूं, क्या x की वैल्यू कुछ भी रखूं, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है ना। क्योंकि बोला ये जा रहा है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए,
आएगा हमेशा कांस्टेंट ही। तो इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसे होगा, बिल्कुल आसान सा इसका ग्राफ है। जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इधर हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव। अब मान लो ये कोई वैल्यू है, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से हम क्या मान ले रहे हैं, सी सपोज करो। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपने 1 ली, तो भी वाई की वैल्यू क्या आएगी, सी, ये पॉइंट मिला। एक्स की वैल्यू आपने 2 लिया, तो भी वाई की वैल्यू क्या आएगी, सी ही आएगी। एक्स की वैल्यू आप 3 लोगे तो भी यही आएगा, माइनस में लोगे तो भी वही, मतलब कुछ भी एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, वाई की वैल्यू तो सी ही आनी है। इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं, y इक्वल्स टू सी, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप देख रहे हो। अब ये जो लाइन बनी हुई है, ये तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का कलेक्शन है, आप सभी को पता है कि लाइन है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा y की वैल्यू, यानी मान लो x की वैल्यू किसी ने यहाँ पर ले ली 4, अब वो देखना चाहता है 4 पर y की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करो, 4 से सीधा चले आओ, चले आओ, चले आओ, जहां पर भी इस लाइन पे मीट करोगे तो ये हाइट बच्चों वही होगी जो हाइट यहाँ पर है कि नहीं। अगर ये सी है तो ये भी सी होगा कि नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि वेरिएबल पे वो डिपेंड नहीं करता, आप एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे हमेशा वही कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और अब मैं यहां पर आपसे डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछूं तो बताइए क्या होगा। डोमेन, हाँ, कोडोमेन, कोडोमेन में क्या, ये सेट आर नहीं लिखोगे आप, अब तो कांस्टेंट जो है वो आर का ही तो मेंबर है, कहीं बाहर का है। अब वो कांस्टेंट केवल फिक्स थोड़ी है, मान लो तुम लिख दोगे कि 5, तुम अब किसी का आंसर 6 आ रहा होगा तो क्या वो नहीं आएगा क्या उसमें। तो यहाँ पर भी कोडोमेन और रेंज, यहाँ पर भी कोडोमेन और रेंज आप आर ही लिखोगे। हाँ, जैसे ये अलग बात है, जैसे यहाँ पर जो जब कांस्टेंट पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कांस्टेंट दिया रहेगा, तो फिर वो पर्टिकुलर मान लो यहाँ पर दे दिया गया सी की वैल्यू जैसे मैंने 5 लेके चली थी, तो रेंज आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेंज क्या हो जाएगा, 5, है ना। डोमेन और कोडोमेन तो यही रहेगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, 5, लेकिन कब, जब सी की वैल्यू आपको गिवन होगी तब। लेकिन अभी हम जब ग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए यही पूरा काम करेगा, है ना। लेकिन अगर वैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करोगे, तो जो भी ये एलिमेंट होगा, जैसे ये सी है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सी होगी, मतलब जो भी कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वही उसकी रेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे आर ना करके चाहे तो आप ये लिख लो, करली ब्रैकेट में सी लिख लो, ये रेंज लिख लो, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। सी का मतलब यही है कि जो भी कांस्टेंट होगा वही उसकी रेंज हो जाएगी, यानी रेंज में केवल एक ही एलिमेंट रहेगा, बस ऐसे ध्यान रखो। रेंज में, कांस्टेंट फंक्शन के रेंज में हमेशा कितना एलिमेंट रहेगा, एक ही एलिमेंट रहेगा, वो वही रहेगा जो कांस्टेंट गिवन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी हो गया, कांस्टेंट हो गया। थर्ड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी तो कई हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल आप लीनियर पॉलिनोमियल भी जानते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी जानते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी जानते हो। अगर मैं बात करूं तो आप लीनियर पॉलिनोमियल भी जानते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी जानते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी जानते हो, और बाई क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल तो बहुत होते हैं ना। अब हम एक एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने लगेंगे तो फिर कम पड़ जाएगा, कितने ग्राफ बनाएंगे। लीनियर का मतलब क्या, जैसा भी हमने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाया, y इक्वल्स टू एक्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल में आता है कि नहीं आता है, क्यों बच्चों, है ना। लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री 1, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी लीनियर है। तो हम लीनियर का ग्राफ देख चुके हैं क्या होता है, हमेशा हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बट अगर मैं ऐसे ले लूं, जो कि हमारे लिए अभी सिंपल पड़ेगा बनाना, क्या,
मान लो मैंने ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। बात एक ही है। ये क्वाड्रेटिक हुआ कि नहीं? क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। ऐसे लिख लो एफ एक्स है ना, वाई ऐसे लिख लो वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू क्या ले लो, एफ वाई हम फंक्शन ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो। वाई इक्वल्स टू सिंपल हम लेते हैं बस, क्योंकि हमें ग्राफ देखना है।